इस लड़की की छठी इंद्री कुछ अजीब ही है। उसे महसूस हुआ कि उसके नए नाखूनों में अचानक एक खरोंच आ गई है। उसने फौरन अपने मंगेतर से गाड़ी रुकवाई और गैस स्टेशन से एक नया लाइटर खरीदा। बुरी किस्मत से बचने का ये उसका अपना तरीका है। जब उसे एक सोने का सिक्का दिखा तब जाकर उसे चैन मिला, पर खाते वक्त उसे फिर डर लगने लगा कि कहीं उसका बच्चा किसी अजीब शक्ल का न पैदा हो जाए। हैरानी की बात यह थी कि उसने जो बच्चे की तस्वीर बनाई वो बिल्कुल एक कातिल के निशान जैसी थी। रशेल का दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन उसके मंगेतर को लगा कि ये सिर्फ घबराहट है, क्योंकि शादी में सिर्फ 8 दिन बचे थे और उन्हें अपने माता पिता के विला जाना था। ये विला जंगल के बीच में था। निक की तसल्ली देने वाली बातों से रशेल का मन थोड़ा शांत हुआ, पर उसे क्या पता था कि वो मंजिल के जितना करीब जा रहे थे चीजें उतनी ही अजीब होती जा रही थी। आगे बढ़ते हुए जब वो एक सुरंग से गुजरे तो उन्होंने सांस रोकने वाला खेल खेला। नियम ये था कि सुरंग पार करने तक कोई सांस नहीं लेगा, लेकिन सुरंग बहुत लंबी थी, इसलिए वो खेल हार गए और उनकी बुरी किस्मत शुरू हो गई। जब रशेल गाड़ी चलाने लगी तो उसका नया लाइटर फिर से खराब हो गया। मजबूर होकर उसने गाड़ी एक सुनसान रेस्ट स्टॉप की तरफ मोड़ दी। उसे लगा कि थोड़ा टहलने और बाथरूम जाने से उसकी घबराहट कम हो जाएगी। तभी उसकी नजर एक ऐसी गाड़ी पर पड़ी जिसका इंजन चालू था, पर वो वहां काफी देर से खड़ी थी। उस गाड़ी पर बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई थी। जब वो करीब गई तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। शायद कोई माता पिता गलती से अपने छोटे बच्चे को गाड़ी के अंदर ही छोड़ गए थे। दरवाजा लॉक था और ऐसे में बच्चे की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। उसने निक को वहीं रुकने को कहा और खुद मदद ढूंढने बाथरूम की तरफ दौड़ी। उसने बहुत आवाजें लगाई, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां के सारे केबिन अंदर से बंद थे। उसे लगा शायद बच्चे की माँ भी खतरे में है। उसने नीचे झुककर देखने की कोशिश की तो उसे वहां एक छोटे बच्चे का लाल जूता मिला। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है और डर की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। जो दरवाजा अभी बंद था वो अचानक अपने आप खुल गया। उसने अपनी चाबियों को मजबूती से पकड़ लिया ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव कर सके, पर बाथरूम में सन्नाटा छाया हुआ था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। हिम्मत जुटाकर जब वो करीब गई तो देखा कि टॉयलेट में एक मरी हुई लोमड़ी पड़ी थी जो सड़ चुकी थी। वो बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाई और फौरन बाहर भाग आई। निक ने बताया कि वहां फोन का सिग्नल नहीं है और जेंट्स बाथरूम में भी कोई नहीं है। अब रास्ता यही था कि एक इंसान वहीं रुके और अगर जरूरत पड़े तो शीशा तोड़कर बच्चे को बचाए और दूसरा इंसान पास के किसी रेस्टोरेंट में जाकर मदद के लिए फोन करे। इसलिए निक वहीं रुक गया और रशेल गाड़ी लेकर सड़क पर निकल पड़ी। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक नियॉन लाइट वाला बार दिखाई दिया। वहां सिर्फ एक वेट्रेस थी और कोई दूसरा कस्टमर नहीं था। रशेल ने बड़ी शालीनता से उससे फोन करने और मदद बुलाने की गुजारिश की। साइलेंस। हालांकि वो वेट्रेस थोड़ी अजीब लग रही थी, पर उसने पुलिस को फोन करने की बात मान ली। रशेल को तब एहसास हुआ कि वो इतनी घबराई हुई थी कि बाथरूम जाना ही भूल गई। शायद डर की वजह से उसे लगा कि दरवाजे के पास कोई घूम रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक जोड़ी आंखें अपनी तरफ घूरती हुई दिखी, पर वो आदमी बहुत तेजी से वहां से भाग निकला। वेट्रेस को कुछ भी अजीब नहीं लगा। तभी रशेल ने शीशे की परछाई में फिर से एक साया देखा। उसने फौरन अपनी चाबी निकाली और पीछे मुड़कर हमला कर दिया, पर यह क्या, चाबी उस आदमी की हथेली के पार हो गई, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं निकली। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस बूढ़े आदमी ने वो चाबी खुद ही बाहर निकाली और उसे वापस दे दी। रशेल बुरी तरह डर गई। उस आदमी को कैसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है? उसने उसे चेतावनी क्यों दी? रशेल को महसूस होने लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो वहां से इतनी जल्दी में निकली कि वेट्रेस की बात भी नहीं सुन पाई। वो बस उस डरावने बार से दूर जाना चाहती थी। गाड़ी मोड़ते वक्त उसने एक ट्रक पर न्यूली वेड लिखा हुआ देखा। वो बिना कुछ सोचे वहां से भाग निकली, लेकिन जब वो रेस्ट स्टॉप वापस पहुंची तो देखा कि वहां न वो गाड़ी थी और नहीं उसका मंगेतर निक। जब वो परेशान हो रही थी तभी अचानक एक साया उसके सामने आ गया। शुक्र है कि वो निक ही था, पर उसकी आंख के पास चोट लगी थी। पता चला कि बच्चे के माँ बाप गाड़ी के पास टहलने गए थे। जब वो वापस आए तो उन्हें लगा निक कोई चोर है, पर बाद में उन्होंने माफी मांग ली और सब वहां से चले गए। जब वो बार के पास से दोबारा गुजरे तो वो ट्रक अभी भी वही खड़ा था। रशेल ने उस बूढ़े आदमी की चेतावनी के बारे में निक को कुछ नहीं बताया। वो दोनों बिना रुके सीधे जंगल वाले विला पहुंच गए। रशेल ये देखकर हैरान रह गई कि वो जगह निक की बातों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। साइलेंस। अंदर जाने पर उसे एहसास हुआ कि वो घर बहुत ही आलीशान और अनोखा था। निक का परिवार काफी रईस था। वहाँ जानवरों के पुतलों के साथ फैमिली फोटो रखने की परंपरा थी, पर उनके यहाँ शिकारी कुत्तों की आंखों में देखना मना था। इसे अपशकुन माना जाता था। निक के परिवार में उसका भाई, भाभी, भतीजा, बहन और माँ बाप शामिल थे। निक के पिता घर के मुखिया थे और बीच में बैठे थे। निक की बहन ने रशेल के लिए खास तौर पर एक कुर्सी बनवाई थी। उसने पुरानी भाभी की तस्वीर हटाकर वहां रशेल की जगह बना दी थी। घर के एक कमरे का नाम लव केव था, जिसकी सजावट बहुत ही डरावनी और जंगली थी। कहा जाता था कि उनकी परदादी को एक भालू ने मार दिया था और परदादा ने बदला लेकर दम तोड़ा था। रशेल को अचानक निक की चोट याद आई और वो किचन में बर्फ लेने चली गई। वहां उसे निक की बहन मिली जो बहुत ही मिलनसार थी। जब रशेल ने रास्ते की घटना बताई तो निक की बहन को अचानक एक आदमी की याद आई। ये बात सुनते ही निक के भाई और भाभी वहां से चुपचाप चले गए, जैसे ये कोई मनाही वाली बात हो। निक की बहन ने बताया कि निक जब 8 साल का था तो उसने जंगल में एक चीख सुनी थी। वो जिस भी दिशा में भागता वो आवाज उसके और करीब आती जाती। तभी उसका सामना एक बहुत ही बदसूरत सॉरी बोलने वाले आदमी से हुआ। निक ने अपनी आंखों से उसे एक औरत का कत्ल करते देखा था और वो आदमी बार बार सॉरी कह रहा था। कहते हैं वो नर्क से आया हुआ एक पागल है जो अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढ रहा है। वो औरतों को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि उनके शरीर में उसकी पत्नी की रूह है। ये डरावनी कहानी निक के छोटे भतीजे ने भी सुन ली थी।
गई थी। बहन ने उसे ये कहकर चुप कराया कि जब तक खून नहीं गिरता वो आदमी नहीं जागता। रशेल को इन बातों पर यकीन तो नहीं था, पर उसे डर जरूर लग रहा था। साइलेंस। वहाँ का माहौल सच में काफी भयानक था। साइलेंस। निक बचपन से ये कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, इसलिए उसे आदत थी। इसी डर की वजह से वो पढ़ाई करने यूरोप चला गया था। पर रशेल की हालत खराब हो रही थी। उसका डर अब बेकाबू हो रहा था। उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह को पहले से जानती है। रात में उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक से खून बह रहा है। शायद उस सॉरी बोलने वाले आदमी के डर ने उसके दिमाग पर असर कर दिया था। वो खून साफ करके सोने ही वाली थी कि उसे दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें आई। सामने देखने पर उसे एक कुत्ते के सिर वाला और इंसान के शरीर वाला राक्षस दिखा। डरने के बजाय उसने सोचा कि वो बाहर जाकर देखेगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और नजारा बदल गया। वो शिकारी कुत्ते का पुतला जैसे जिंदा हो गया था। क्या ये उसका वहम था? बाद में उसे पता चला कि तेज हवा की वजह से मुख्य दरवाजा खुल गया था। जब वो बाहर देखने गई तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने जमीन पर गीले पैरों के निशान देखे। वो निशान सीधे लिविंग रूम की तरफ जा रहे थे। वहाँ खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया। साइलेंस। रशेल ने पहचानने में कोई गलती नहीं की, वो निक की माँ ही थी। साइलेंस। निक की माँ ने उसे बहुत प्यार से स्वीकार कर लिया था। तभी पीछे के दरवाजे से निक के पिता भी अंदर आ गए। माँ ने बताया कि वो बस अपनी डाक या चिट्ठियां लेने बाहर गई थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रशेल के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर गिरी आखिरी चिट्ठी रशेल के नाम पर ही थी। अभी उसे आए कुछ ही घंटे हुए थे। फिर उसे चिट्ठी किसने भेजी? इन्विटेशन तो ठीक था, पर उसके पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था कि उससे शादी मत करना। चेतावनी से भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। भले ही यहाँ हर तरफ डर का माहौल था, पर बहू को तो आखिर ससुराल वालों से मिलना ही था। रशेल घबराहट से बचने के लिए शादी के एक दिन पहले तक इसे टालती रही। अब और इंतजार करना मुमकिन नहीं था, पर नाश्ते पर सास की बातों में कुछ अजीब ही संकेत थे। उनकी बातों में डरावने इशारे छिपे हुए थे। बड़ी मुश्किल से ड्रिंक्स तक का वक्त बीता, पर तभी भाभी की उस रहस्यमयी मुस्कान ने रशेल को फिर से डरा दिया। उसे लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। वो बेनाम चिट्ठी जिसमें लिखा था उससे शादी मत करो, उसकी वजह से वो इस खानदान से पहले ही डरी हुई थी। निकी को लगा कि ये किसी दोस्त का मजाक है, पर जल्द ही रशेल का डर हकीकत में बदलने लगा। उसने खुद अपने हाथों से शादी का जोड़ा अलमारी में रखा था, तो वो अचानक गायब कैसे हो गया? दोनों आपस में बहस करने लगे और धीरे धीरे उन्हें खुद पर ही शक होने लगा। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था? ये सारी अजीब घटनाएं उसे परेशान कर रही थी। उसका दम घुटने लगा था। तभी बाहर निकलते वक्त उसने ससुर और भाभी को बातें करते सुना। ऐसा लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हों। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उस पर नजर रखी जाने लगी थी। वो ये सब सह सकती थी क्योंकि उसे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना था। पर तभी उसके भतीजे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इससे उस कातिल की कहानी सच साबित होती दिखी। कहते हैं अगर उस सॉरी मैन को खून की महक आ जाए तो वो दुल्हन का पीछा करने लगता है। भतीजे को इस बात पर पूरा यकीन था। फिर निकी के भाई ने आकर सबको शांत कराया। पूरा परिवार ही अजीब था, बस निकी की बहन थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। बिना शादी के जोड़े के रस्म पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए निकी ने दोस्त के घर जाने का फैसला किया। आने जाने में 10 घंटे से ज्यादा लगने वाले थे, पर निकी की बहन इस बात से बहुत खुश थी। तभी सास ने कुछ ऐसा कहा जिससे ननद का उत्साह और बढ़ गया। सास ने अपनी खुद की शादी का जोड़ा देने की पेशकश की। अब रशेल मना भी नहीं कर सकती थी, पर जैसे ही उसने उसे पहना उसे पछतावा होने लगा। उसे वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, पर वो कह नहीं पा रही थी। तभी ननद ने एक आइडिया दिया कि बाजू काट देते हैं और कमर से टाइट कर देते हैं। बालों का जुड़ा बनाना भी जरूरी था, पर एक दिक्कत थी, हाथ का टैटू और खानदानी कंगन मैच नहीं कर रहे थे। गले का हार भी बुरा लग रहा था। तभी परदादी का पन्ने वाला हार पहनाया गया जो खानदान की बहू पर जंच रहा था। यहाँ तक कि निकी की दी हुई अंगूठी भी बदलनी पड़ी। सब कुछ जबरदस्ती थोपा जा रहा था। रशेल रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सब चुपचाप सहती रही। उसे लग रहा था जैसे वो एक कठपुतली हो। उसे ससुराल वालों की हर बात माननी पड़ रही थी। उसे लगा था कि शादी सादगी से होगी और सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही आएंगे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी रस्म सैकड़ों लोगों के सामने होगी। निकी का खानदान बहुत बड़ा था और किसी एक को छोड़कर बाकी सबको बुलाना मुमकिन नहीं था। रशेल का कोई परिवार नहीं था, इसलिए 100 लोग भी उसके लिए बहुत ज्यादा थे। उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था, खास तौर पर जब ननद उसकी ड्रेस काट रही थी। साइलेंस। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपनी सास को खुश करने के लिए सब मानना पड़ा। तभी ननद जश्न मनाने के लिए शैंपेन खोलने गई, पर गलती से शीशा तोड़ दिया। कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में लग गया। रशेल को फिर से उस डरावने शराब की याद आ गई। बुरी किस्मत से बचने के लिए सास ने उसे खानदानी मोतियों का हार पहना दिया, पर रशेल के टैटू को देखकर सास को अपनी माँ की मौत की कड़वी यादें ताजा हो गई। साइलेंस। अनजाने में ही उन दोनों के बीच एक गहरा और अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा। उन दोनों के मन जैसे एक दूसरे से जुड़ गए थे। जाहिर है अगर ऐसा ही चलता रहा तो रशेल का दम घुट जाएगा। उसने फौरन अपने होने वाले पति को फोन किया, पर निकी को भी इस भीड़ का अंदाजा नहीं था। उसे अब ड्रेस की फिक्र नहीं थी। वो चाहती थी कि निकी फौरन वापस आ जाए। निकी के मान जाने पर उसे थोड़ी शांति मिली। उसने खिड़की खोली तो उसे बाहर से किसी मशीन के चलने की आवाज सुनाई दी। ये एक प्राइवेट जगह थी, तो भला इतनी बर्फ में कौन काम कर रहा होगा? वो बाहर देखने गई तो उसे बिस्तर के नीचे वही लाल बैग मिला जिसमें उसकी ड्रेस थी, पर अब वो बैग खाली था। पक्का कोई जानबूझकर शादी खराब कर रहा था। तभी गलियारे में कदमों की आवाज आई, पर बाहर कोई नहीं था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो जमीन पर सुराग ढूंढने लगी तो उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिला। वो बिल्कुल उसकी शादी की ड्रेस जैसा ही था। क्या वाकई किसी ने उसे छुपा दिया था? वो सच जानने के लिए कमरे की तलाशी लेने लगी। वहाँ उसे ड्रेस तो नहीं मिली, पर मेज पर जादू टोने की एक पुरानी किताब दिखी। जैसे ही उसने किताब खोली उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। दरवाजा खुला था। वो पीछे भागी तो देखा कि ये तो वही शिकारी कुत्ता था जो रात को गलियारे में घूम रहा था। ये जगह बहुत डरावनी होती जा रही थी। उसने सोचा कि अपने कमरे में जाना ही ठीक होगा, पर तभी उसे ननद के चिल्लाने की आवाज आई।
वो कह रही थी कि रैशेल की पसंद कितनी बेकार है और वो ड्रेस कितनी गंदी है। वो रैशेल को मनहूस कह रही थी। उसे लगा कि रैशेल अपनी पुरानी चीजों से महंगी ड्रेस खराब कर देगी। रैशेल को याद आया कि उसने वो मोतियों का हार अभी तक नहीं उतारा है। वो वापस भागी। शुक्र था कि निकी की दी हुई अंगूठी वही थी। तभी फोन बजा और वो हड़बड़ाहट में बाहर निकली। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, पर जैसे ही ऊपर देखा उसके होश उड़ गए। ससुर उसे गुस्से से घूर रहे थे और पूछ रहे थे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्हें ड्रेस वाली बात नहीं पता थी और रैशेल के लिए समझाना मुश्किल था। वो घबराकर बस माफी मांगने लगी। रैशेल बहुत दुखी थी, पर उसने देखा कि उसके ससुर रो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में इतनी नफरत थी जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। ऐसे में सिर्फ निकी ही उसे बचा सकता था, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। वो अनजाने में एक और कमरे में घुस गई और ड्रेस ढूंढने लगी। वहां उसे एक डिब्बा मिला जिसमें कोई जानलेवा चीज थी। वो नहीं जानती थी कि ये क्या है, पर उसे यकीन था कि कोई बड़ा राज छिपा है। उसने वो चीज वापस रख दी और वहां से निकलने लगी, पर तभी निकी का भाई दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। रैशेल ने कहा कि वो अपनी ड्रेस ढूंढ रही है, पर उसने पहेलियों में जवाब दिया। जब वो शीशे के सामने खड़ी हुई तब उसे समझ आया कि वो क्या कह रहा था। उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो सास ने दी थी। दिक्कत ये थी कि वो इसे अकेले उतार भी नहीं सकती थी। वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए ये बहुत अजीब स्थिति थी। उसका भाई उसकी पीठ पर बने टैटू को देख रहा था। ड्रेस उतारने के बाद भी रैशेल को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। निकी फोन भी नहीं उठा रहा था। वो अब पूरी तरह टूटने वाली थी। उसने तय किया कि जैसे ही निकी आएगा वो वापस शिकागो चली जाएगी। तभी उसने खिड़की से देखा कि कोई जंगल की तरफ जा रहा है। रात के खाने के वक्त उसका डर और भी बढ़ गया। मशीन का शोर बहुत तेज था, पर सास ने कहा कि पड़ोसी बर्फ साफ कर रहा है। सब लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। रैशेल बहाना बनाकर जंगल की तरफ भागी ताकि वो सच जान सके। उसे लगा कि अगर वो सच नहीं जान पाएगी तो पागल हो जाएगी, पर जो उसने देखा उसे देखकर वो सुन्न रह गई। ऊपर एक पुतला लटका था जिसने शादी का जोड़ा और लोमड़ी का मुखौटा पहना था। पास के शेड से अभी भी मशीन की आवाज आ रही थी। वो कांपते हुए आगे बढ़ी, पर जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ससुर वहां अकेले एक गहरा गड्ढा खोद रहे थे। रैशेल अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से पागलों की तरफ भागने लगी। पीछे से उसे चिल्लाने की आवाजें आ रही थी जो उसके करीब आती जा रही थी। साइलेंस। जंगल से बाहर आते ही उसे निकी की गाड़ी दिख गई। उसे लगा कि ये लोग उसकी बलि देना चाहते हैं ताकि निकी अपने भाई की तरह दूसरी शादी कर सके। उसे लगा उसके ससुर ही कातिल है। वो निकी की गैर मौजूदगी में उसकी कब्र खोद रहे थे। उसे लगा कि अगर वो नहीं भागी तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाएगा। निकी ये सब सुनकर हैरान रह गया और सच जानने के लिए अंदर गया। तब जाकर असली सच सामने आया। निकी के पिता ने कहा, मेरी पत्नी मर चुकी है। निकी की माँ को ब्रेन ट्यूमर था और उनका ऑपरेशन भी हुआ था, पर बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। जब उन्हें निकी की सगाई का पता चला तो उन्होंने आखिरी बार सबको बुलाना चाहा। वो नहीं चाहते थे कि निकी परेशान हो, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये कहानी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।